सो फ्रेंड्स, जो आज 2 नवंबर की तारीख में आपका जेवीएनएल का री एग्ज़ाम लिया गया था। री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा गया है मेन का। जेवीएनएल आपको पता है ये जो मेन एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आज 2 नवंबर को यहाँ पे कंडक्ट करा लिया गया है। तो इसका जो 5 सेंटर थे उन्हीं का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लगभग 1600 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको आरटीआई के थ्रू भी बताया था। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं मैंने, और उसके थ्रू यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था और क्या आपके इसमें कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था 8 माइक्रोफेरेड दे रखा था, 16 माइक्रोफेरेड, 32 माइक्रोफेरेड, 64 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका मान कितना होगा। तो ये आपको पता है कैपेसिटर विपरीत होता है, मतलब अगर समांतर में प्रतिरोध को जोड़ोगे तो RT प्लस 1/RT होता है R1। तो ये इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें उल्टा होता है। तो CT बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस 2 C2 प्लस C3 प्लस C4 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन सभी को जैसे आप जोड़ोगे तो आपके पास 120 माइक्रोफेराड यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा। और आपके कौन कौन से आपको अगर याद हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन से और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं और काव्य के मिल गए। श्रेणी व समांतर परिपथ में क्या समानता होती है। तो यहाँ पे श्रेणी और समांतर परिपथ में आपसे समानता पूछी गई थी। तो यहाँ पे शक्ति योगात्मक होती है, इन दोनों की जो शक्ति है, जो पावर होती है वो यहाँ पे योगात्मक होती है, यानी तुलनात्मक यहाँ पे आप कह सकते हो। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछा गया था वो था 1000 वाट का उपकरण है जो 10 घंटे यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे आपके कितनी यहाँ पे खपत, यानी जो आपकी P थी और P यहाँ पे आपके पूछी गई थी, तो वो फॉर्मूले के अनुसार आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 kWh, यानी 10 यूनिट यहाँ पे लगभग वो यहाँ पे खर्च करेगा यहाँ पे, अगर वो 10 घंटे चलता है 1000 वाट का यहाँ पे आपके जो भी उपकरण लगाया है आपने। एक उपकरण यहाँ पे 250 वाट और यहाँ पे 200 वाट की शक्ति का खपत करता है, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें आपके R पूछा गया था और यहाँ पे आपको देख सकते हो वाट दिया गया था 200 और यहाँ पे आपके 250 वोल्ट दे रखा था, 250 वोल्ट दे रखा था और इसमें आपके प्रतिरोध पूछा गया था। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा के आप इसका भी आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होगा 312 पॉइंट यहाँ पे 5, जो आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक उपकरण 120 वोल्ट 40 वाट शक्ति खपत करता है तो उसकी धारा क्या होगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने R पूछ लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में R पूछ लिया और इस वाले क्वेश्चन में आपसे I पूछ लिया। तो आपको इसका आंसर दे देना है कि इसका आंसर आपके क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, धारा निकल के आएगी आपके सामने, वो आएगी आपके 0.33 एम्पियर आपके इसमें धारा निकल के आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 6। तो 1 M यहाँ पे प्रतिरोध पूछा गया था। तो ये आपके अक्षर कूट इसमें आपको बताना था। तो 1M2 यहाँ पे दिया गया था, हम 1M2 की जगह आपको यहाँ लिखना था 1M यहाँ पे आपके हो जाएगा। तो 1M आपके इसमें सही यहाँ पे आपके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 365 K2 यहाँ पे F प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको प्रतिरोध का मान बताना था KF2 की जगह पे। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 365 K ओम प्लस माइनस 1% आपके इसमें ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोध चालकता का विलोम क्या होता है। तो जो आपके चालकता जिसे आप पता है कंडक्टिविटी का जो विलोम होता है उस जी से इसको प्रदिश करते हैं। तो G बड़ा R यहाँ पे आपका होता है। तो चालकता का जो विलोम होता है वह होता है आपके प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में बाधा होती है, और चालकता होती है वो आपके धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करना इसका कार्य होता है। तो एक दूसरे के ये विलोम यहाँ पे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 0.32 यहाँ पे आपके ओम प्रतिरोध मान वाले चालक की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये आपको इसमें निकालना था, यहाँ पे लगभग इतना यहाँ पे आपके निकल के आएगा। किसी चालक का क्षेत्रफल अगर दुगना करने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर किसी चालक का क्षेत्रफल अगर आप दुगना कर रहे, एरिया दुगना कर रहे हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया का यहाँ पे सूत्र होता है 1/, यहाँ पे आपका लगभग, तो एरिया हो जाएगा आपके 1/, यहाँ पे आपके, तो यही एरिया अगर आधा कर दोगे, मतलब विलोमानुपाती 1/2 यहाँ पे समथिंग होता है। तो यहाँ पे एरिया लगभग आपके आधा हो जाएगा, दुगना करोगे तो यहाँ पे लगभग आधा हो जाएगा आपके। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था चाबी के छिद्र काटने के लिए कौन सी छेनी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। टूल से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपकी छेनी होती है वो क्रॉस कट आपके यहाँ पे
जो छेनी होती है उसका यहाँ पे आपके यहाँ पे प्रयोग कर लिया जाता है, जिसका प्रयोग आपके चाबी के जो छल्ले होते हैं ना, जो चाबी है, चाबी के जो छेनी होती है, चाबी का छिद्र होता है, चाबी का छिद्र बनाने के लिए आपके क्रॉस कट छेनी का यहाँ पे प्रयोग कर लिया जाता है। और उसके बाद में एक चिन्ह दिया गया था, तो वो चिन्ह था आपके दस्ताने का यहाँ पे चिन्ह दिया गया था, हाथ यहाँ पे बनाए गए थे, तो हाथ बनाए गए थे, तो हाथ का यहाँ पे चित्र दिया गया था, तो यहाँ पे उसको बताना था कि आपके ये कौन से यहाँ पे इसका सुरक्षात्मक चिन्ह है। तो यहाँ पे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार का यहाँ पे ये चिन्ह है, तो ये वो आपके आवश्यक चिन्ह है, मतलब अनिवार्य चिन्ह है कि दस्ताने पहन के जाएँ आप, या फिर जो भी आपके यहाँ पर दिया गया था। तो कैपेसिटर की धारिता डैश में भी मापन की जा सकती है। तो कैपेसिटर की धारिता को किस किस में मापन किया जा सकता है, तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया था फेरड, नैनोफेरड, पिकोफेरड, माइक्रोफेरड। तो आपको पता है सभी फेरड यहाँ पे आपके होते हैं। तो सबसे जो सही आंसर होगा इसका 5th नंबर का जो दे रखा था उपरोक्त सभी, तो इसका सभी जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर यहाँ पे मिलाते जाइए कि आपके कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने नंबर आपके बन रहे हैं लगभग। उसके बाद में यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब के वोल्टेज प्रवर्धक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में वोल्टेज प्रवर्धक के लिए यहाँ पे जो आपके प्रयोग किया जाता है वो आपकी चौक होती है, तो चौक का ही यहाँ पे प्रयोग आपके वोल्टेज प्रवर्धक के लिए यहाँ पे किया जाता है। CFL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि CFL की फुल फॉर्म बताए, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, आपके CFL का फुल फॉर्म होता है। LED का अगर पूछ लेते तो LED का आपको बता दें लिक्विड यहाँ पे जो आपके इसका LED का होता है वो आपके होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड आपके LED का होता है। और LCD का पूछ ले तो यहाँ पे LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपके इसका फुल फॉर्म होता है। किसी विद्युत प्रवाह चालक का क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे है जो कि विद्युत प्रवाह चालक का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं आप। तो ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे, एम्पीयर के नियम से, न्यूटन के नियम से, फैराडे के नियम से, और यहाँ पे फ्लेमिंग के नियम से। तो जो प्रवाह है चालक का प्रवाह वो आपके फ्लेमिंग के यहाँ पे नियम से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आपका जो आर्मेचर होता है आपको पता ही होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से यहाँ पे आपके चालक का प्रवाह यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है। अगला था यहाँ पे देख सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के यहाँ पे देख सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन अंगूठा क्या दर्शाता है। तो जो अंगूठा होता है आपको पता है कि अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को यहाँ पे दर्शाता है। DC जनरेटर की स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। तो DC जनरेटर की जो स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग को आप कम्यूटेटर भी कह सकते हो, और कम्यूटेटर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। कम्यूटेटर जिसे दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। तो दिक् पर जो परिवर्तक होता है, जो दिक् परिवर्तक होता है उसका कार्य होता है ऐसी सप्लाई को, जो ऐसी आपके प्राप्त होती है ऐसी सप्लाई को DC सप्लाई में यहाँ पे परिवर्तित करना होता है। तो ये आपके प्लस माइनस हो जाए। तो AC सप्लाई को DC सप्लाई में परिवर्तित करने का कार्य आपके दिक् परिवर्तक का होता है, यानी यूनि डायरेक्शन एक दिशा आउटपुट प्रदान करना आपके स्प्लिट रिंग का काम में होता है, और स्लिप रिंग का काम में होता है DC को ऐसे बता। तो DC जनरेटर में लोड प्रदर्शित करने के किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोड को प्रदर्शित करने के लिए आपके किसका प्रयोग किया जाता है, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों का। तो ये इसका कमेंट करके आप आंसर बताएं किसका क्या आंसर होगा। AC के विरोध का वह रूप जो इंडक्टेंस व कैपेसिटेंस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो आपके होता है प्रतिघात होता है। तो AC के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है वो आपके प्रतिघात होता है। केबल तथा अर्थ के बीच में कौन सी जांच होती है। तो यहाँ आपको पता ही होगा केबल तथा अर्थ के बीच में कौन सी जांच होती है। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए, स्पीड टेस्ट, खुला ओपन सर्किट टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, और यहाँ पे लघुपतन टेस्ट, फेज टेस्ट। और तो आपकी जो केबल है, जो आपकी केबल होती है, केबल और यहाँ पे जो आपके अर्थ होता है उसके बीच में आपके इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है। तो आपको पता ही होगा नाइक्रोम का जो हीटिंग एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट में क्यों किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, यानी इसका जो ताप प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, ताकि इसमें यहाँ पे धारा प्रवाह नहीं हो पाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाता है वो हीटिंग एलिमेंट,
इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में घुमाव की दिशा कैसे विपरीत की जा सकती है? तो डीसी मोटर की जो गति है, अगर वो एंड क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रही है, यूँ घूम रही है, तो उसको आप इस तरीके से यहाँ से कैसे बदलोगे, ये यहाँ पे पूछा गया। तो उसका यहाँ पे सिंपल सा है, आपको या तो आर्मेचर, ये उनके जो फील्ड जो वाइंडिंग होती है उनको यहाँ बदल दो, या तो आर्मेचर या फील्ड के संयोजनों को यहाँ पे आपको आपस में बदल दोगे, या तो आर्मेचर के जो आपके संयोजन है उनको यहाँ पे आप आपस में बदल दो, या फिर जो आपकी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है उसको यहाँ पे आपस में अगर आप बदल दोगे उनके टर्मिनल को, तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। डीसी श्रेणी मोटर का यहाँ प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डीसी श्रेणी का मोटर का आपका जो प्रयोग किया जाता है वो आपके विद्युत ट्रैक्शन लाइनों में यहाँ पे किया जाता है। और डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग लोड के लिए किया जाता है, बिना लोड के डीसी श्रेणी मोटर को यहाँ पे नहीं चलाया जाता है। ट्रैक में जो आपके लिफ्ट होती है, लिफ्ट में भी आपके डीसी श्रेणी मोटर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बाकी जहाँ भी भारी क्रेन हो गई इसी जगह पे आपको प्रयोग। अमीटर में शंट प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? तो अमीटर में शंट प्रतिरोध लगाने का कार्य होता है धारा को बाईपास करना, ताकि धारा आसानी से बह सके। ट्रांसफार्मर में हम हीमिंग की आवाज़ यहाँ पे क्यों आती है? तो ट्रांसफार्मर में जो हीमिंग की आवाज़ आती है वो आपके मैग्नेटोस्ट्रिकेशन के कारण यहाँ पे आपके जो हीमिंग की आवाज़ यहाँ पे उत्पन्न वो करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, प्रतिरोध परिवर्तन प्रेरण चल मोटर जो आपके होती है, प्रतिरोध परिवर्तन यानी जो आपके रियोस्टेट जो आपके प्रेरण मोटर होती है उसका आप केंद्रीय स्विच होता है। आपके स्विच का क्या कार्य होता है? तो गति पकड़ लेने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना। तो जो गति जैसे वो पकड़ लेगा तो उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो यहाँ पे अलग कर देगा। ये आपके अब केंद्रीय जिसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कहा जाता है उसका कार्य होता है। सबमर्सिबल पंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका प्रयोग जो आपको किया जाता है पीयूसी आवृत्ति में, यहाँ पे आपके मर्सिबल पंप का यहाँ पे प्रयोग, मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्विच और सुरक्षा युक्ति दोनों का कार्य कौन करता है? तो स्विच और सुरक्षा युक्ति दोनों का कार्य एमसीबी करता है, जिसका कार्य होता है परिपथ वियोजक, यहाँ पे इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, दोष हटाने के बाद पुनः परिपथ को जोड़ा जा सकता है, एमसीबी द्वारा ही पुनः परिपथ को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। फ्यूज होगा तो फ्यूज के लिए आपको दोबारा फ्यूज उसमें वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फ्यूज की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो जो फ्यूज के बाद धारा वहन क्षमता वो किस पे निर्भर करती है? तो सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति पे, फ्यूज तार के व्यास पे ये निर्भर करती है, और उसके बाद में यहाँ पे आपके तापमान पे निर्भर करती है यानी टेम्परेचर पे, गलनांक पे निर्भर करती है। तो उपयुक्त सभी आपके इसका सही आंसर यहाँ पे आपको करना था। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक आपको पता है कि नंबर 1 पे जो आपके आता है वो आपके चांदी आता है। शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग क्यों प्रयोग की जाती है? तो शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग इसलिए प्रयोग की जाती है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि ये आपके घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आपके उत्पन्न करता है, इसलिए शेडेड पोल में शेडेड रिंग प्रयोग की जाती है। वह कौन सी युक्ति है जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलती है? तो वो होती है आपके या तो रोटरी कन्वर्टर होता है वो, या तो आपके रोटरी कन्वर्टर होता है, या फिर आपके सिंक्रोनस कन्वर्टर यहाँ पे आपका प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी में डीसी को एसी में बदलने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ईसीसी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। तो ईसीसी का आपको फुल फॉर्म इसमें बताना था, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसके जो फुल फॉर्म यहाँ पे आपके पूछी गई थी। रिसाव करंट के लिए यहाँ पे, रिसाव मतलब लीकेज यहाँ पे कह सकते हैं, लीकेज जो आपके करंट होता है, लीकेज करंट की सुरक्षा कौन करता है? तो वो आपके ईएलसीबी करते हैं, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आपके, इसके द्वारा आपके रिसाव करंट की सुरक्षा की जा सकती है रिसाव करंट से। ऐसी संचरण करने से क्या लाभ होता है? तो आसानी से यहाँ पे ऐसे संचरण करने का लाभ होता है, आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन यहाँ पे किया जा सकता है। डायवर्टिक गुणांक का सूत्र क्या है? तो व्यक्तिगत मानों का योग अधिकतम मानों का योग यहाँ पे आपका, तो व्यक्तिगत मानों का योग, व्यक्तिगत और यहाँ पे आपके जो योग है अधिकतम मानों का योग, इन दोनों का जो योग है वो आपके इसका सूत्र हो जाएगा। और गेट और नोर गेट से मिलके क्या बनता है? तो और गेट और नोर गेट से मिलके आपका नोट गेट यहाँ पे आपके तैयार किया जाता है। अगला जो यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, निकेल आयरन सेल का EH कितना होता है? तो यहाँ पे जो आपके निकेल आयरन सेल होता है उसका यहाँ पे एम्पियर हावर, यहाँ पे एम्पियर
और जो आपके निकल आयरन शेयर है उसका एम्पियर हावर यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो एम्पियर हावर इसकी जो दक्षता है वो कितनी यहाँ पे होती है। एक तो एम्पियर हावर दक्षता होती है आपके एक एच होती है, एक WH होती है वाट आवर दक्षता। तो एम्पियर हावर दक्षता आपकी ज़्यादा होती है, तो इसकी जो लगभग होती है 80% यहाँ पे आपके होती है, 80% आपके होती है। अगर ये लेड एसिड बैटरी का पूछ लेता है, लेड एसिड बैटरी का पूछ लेता है, उसकी होती है आपके 90 से 95 आपके % आपके एम्पियर हावर दक्षता आपकी इसकी होती है। मोटर सतह पर ऊपरी आवेशकों के से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो सतह को ग्राउंड कर दीजिए। मोटर के जो ऊपरी आवेश होता है, ऊपरी करंट होता है, उसके लिए आप अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग जैसे कर दोगे तो उसका जो करंट है वो आपके ज़मीन में चला जाएगा, तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। समतल क्षेत्र पर प्रतिदीप्ति और वह उत्सर्जित यहाँ पे प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है। तो वो आपके कहलाता है या आपके जो यूटिलाइजेशन फैक्टर उसको कहते हैं, उपयोगिता फैक्टर, या आपके डिसीजन फैक्टर। आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था, यहाँ पे DC लॉन्ग शंट मोटर में टर्मिनल वोल्ट VR दिया गया था। श्रेणी धारा आई ये मतलब श्रेणी धारा दे रखी थी I सीरीज। श्रेणी प्रतिरोध दे रखा RSS दे रखा था। आर्मेचर यहाँ पे धारा दे रखी थी, आर्मेचर यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा था, ब्रूसिस दे रखा था। तो इन सभी का क्या प्रेरित होगा। तो यहाँ पे आपको जो EG पूछा गया था, तो EG यहाँ पे आपको बता देना था। इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का मान आपके किस में मान क्या होता है। तो उसका जो मान होता है वो मीटर में आपके होता है। मीटर में तरंग दैर्ध्य को यहाँ पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक तरंग साइकिल सेकंड में चलता है तो क्या कहते हैं। तो उसे आवृत्ति कहते हैं। आपके जो एक साइकिल पर सेकंड जो आपका होता है, एक साइकिल जो पर सेकंड होता है उसे आपके आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी जिसे। छोटे आर्मेचर में खुला पथ व लघु पथ दोष की जांच किससे की जाती है। तो बाह्य ग्राउंडर से आपकी की जाती है। सीजर प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स ए का मात्रक क्या होता है। तो ये आपके मैक्सवेल होता है सीजर में। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है लगभग आपके 30% से कम ही होती है। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कला मोटर में यानी एक फेज मोटर में यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपके इसमें प्रयोग किया जाता है। वेरिस्टर का कार्य दक्षता के समान होता है। तो वेरिस्टर का जो कार्य है वो दक्षता आपके LDR के समान तो होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के समान होता है। कैपेसिटर सारणी में भूरा रंग यहाँ पे, तो कैपेसिटर सारणी में भूरे रंग का कितना मान होता है। तो भूरा रंग का मान होता है 1। यहाँ पे आपके ये आपको देखने को मिल जाएगा सारणी जैसे आप देखोगे कैपेसिटर की। अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पे गया था, श्रेणी RLC यानी जो आपके RLC सर्किट होता है AC का, तो अनुनाद परिपथ में इम्पीडेंस किसके बराबर होता है। तो वो आपके R के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या भरा जाता है। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच अवरक जिसे आपके माइका भी कहा जाता है। तो माइका इसके बीच में यहाँ पे भर दिया जाता है ताकि वो शॉर्ट ना हो। पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उच्च शीर्ष टरबाइन में आपके वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। दिक् परिवर्तक का भारी स्पार्कन का क्या कारण होता है। तो जो दिक् परिवर्तक होता है उसका ज़्यादा स्पार्किंग का होने का कार्य होता है कि वो MNA से खिसक के जाके NMA पे आ जाते हैं, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस से। यहाँ पे आपके 2 यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस होते हैं, एक तो GNA होता है और एक आपके MNA होता है। तो वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस से खिसक के आपके ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर चला जाता है। तो फिर उसको यहाँ पे वापस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे ले आओगे तो उसकी स्पार्किंग यहाँ पे कम हो जाएगी। निम्न में से कौन सा अचालक है। तो इस तरीके से आपको दिए गए तो अचालक बताना था। बैकलाइट है कौन सा है। तो बैकलाइट अवरोध दोनों आपके अचालक है। DC मोटर की गति किससे मापी जाती है। DC मोटर की गति आपके टेकोमीटर से मापी जाती है और ये आपके RPM में यहाँ पे आपके व्यक्त की जाती है। RPM में आपके DC मोटर की यहाँ पे या मशीन की गति यहाँ पे आपके मापी जाती है। और यहाँ पे इसको RPM का मतलब होता है रूट पर मिनट, जिसको मतलब 160 यहाँ पे जितना 180 लगभग यहाँ पे होता है 1 में। अल्टरनेटर में स्टार्टर का क्या कार्य होता है। तो
कुंडली को यहाँ पे जकड़े रहना स्टेटर का कार्य होता है। अगला जो यहाँ पे नॉन टेक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 60-59 क्वेश्चन यहाँ पे टेक के यहाँ पे मेरे को मिल पाए हैं। और यहाँ पे नॉन टेक की बात कर ले तो नॉन टेक में कितने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिल पाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको सीता माता अभ्यारण्य में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वुडन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता होगा। हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो काला तितर यहाँ पे आपके हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है। जग मंदिर और यहाँ पे जो जग निवास झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होगा पिछोला झील के पास आपकी स्थित है, जहाँ आपके नटनी और नट का यहाँ पे आपका जो वो है वो भी यहाँ पे मंदिर, वो जो आपके चबूतरा है वो नट और नटनी का चबूतरा भी इसी के झील के पास यहाँ पे बना हुआ है, जैसा आपको पता होगा। गणगौर की किसके बाद आती है, तो गणगौर आपके कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो गणगौर आपके होली के बाद यहाँ पे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपके कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपके राजसमंद में। माही बांध कहाँ स्थित है, तो माही बांध आपके बांसवाड़ा में स्थित है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो आपके उदयपुर में स्थित है। बारां में स्थित दुर्ग का नाम शेरगढ़ किसके नाम पे रखा गया, तो आपके शेरशाह सूरी के नाम पे आपके बारागढ़ दुर्ग का नाम यहाँ पे आपके शेरगढ़ यहाँ पे रखा गया। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो अजंता की जो गुफाएं वो आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती, तो लूनी नदी आपके राजस्थान में यहाँ पे नहीं बहती है। या फिर आपके बेड़ज नदी नहीं बहती, बनास नदी नहीं बहती, यहाँ पे नदी साबरमती नदी नहीं बहती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो राजस्थान में आपके माही नदी यहाँ पे आपके नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। उसके बाद में सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है, तो सिलीसेड जो आपके झील है वो आपके अलवर में स्थित है। अगला जो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का मिल पाया है, तो किसी वस्तु का अगर मूल्य है 1020 रुपये में बेचा जाता है, तो 15% की छूट पे बेचा जाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना था, तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से उसका मूल्य निकालोगे तो इसका 1200 आपके आंसर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1680 में मेवाड़ महाराजा राज सिंह के समय मुगल शासक कौन था, तो आपके मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब आपको 1600 में ये था। रक्त में तरल पदार्थ कौन सा होता है, तो प्लाज्मा आपके रक्त में तरल पदार्थ यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, और यहाँ पे जो क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 287 आपके क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे होता है। कार्बन का समस्थानिक कितना होता है, तो यहाँ पे कार्बन का लगभग 12 से 14 के बीच में यहाँ पे आपका होता है। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर यहाँ पे 72 और 8 को विभाजित करने पे क्षेत्रफल कितना बचता है, तो एक यहाँ पे आपका क्षेत्रफल बचता है तीनों को विभाजित करने पे। अगर 50 या 54 का आप और 50, 54 और यहाँ पे 52 का यहाँ पे आप MCF निकालोगे, MCF यहाँ पे आपको मिले, सॉरी HCF निकालोगे, HCF निकालोगे मसप जिसे कहते हैं, तो उसका जो मसप आएगा वो आपका आएगा 52 आपके मसप आएगा। आयत का आपको क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो 122 आपका इसका क्षेत्रफल आएगा, जिसका मान यहाँ पे आपको दिया गया था 92 × 42। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 60 रुपये में 60 रुपये में 1 रुपये, और यहाँ पे देख सकते 60 रुपये में 1 रुपया, 50 पैसे में 25 पैसे का अनुपात यहाँ पे 5 और 568 है, तो 25 पैसे की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 48 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो 2 नवंबर को आपका पेपर लिया गया था उसका यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जिसका मैंने एनालिसिस बता दिए। अब कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बैठ रहे हैं कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताएं, और आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं वो भी बताएं। और यहाँ पे फिर मैं एक यहाँ पे कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा, उसमें आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि संभावित कट ऑफ यहाँ पे कितनी यहाँ पे आपके जा सकती है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।